कहानी की शुरुआत होती है बेन और लॉरा से, जो अपनी सालगिरह मना रहे होते हैं। दोनों तय करते हैं कि इस बार कुछ अलग किया जाए। रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर वे खुले समुद्र में कुछ शांत दिन बिताना चाहते हैं। इसलिए वे अपनी नाव लेकर समुद्र की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ सिर्फ वे दोनों हों और बाकी दुनिया से पूरी दूरी। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है। मौसम शांत होता है, समुद्र भी आराम से बह रहा होता है और दोनों इस पल को खुलकर जी रहे होते हैं। लेकिन तभी लॉरा दूर समुद्र के बीच एक खूबसूरत सा द्वीप देखती है। वह शांत और बिल्कुल अनछुआ दिखाई देता है। लॉरा तुरंत वहां रुकने की इच्छा जताती है। बेन को यह जगह थोड़ी अजीब लगती है। उसे अंदर ही अंदर कुछ गलत महसूस होता है, लेकिन वह माहौल खराब नहीं करना चाहता, इसलिए वह मान जाता है। दोनों अपनी बड़ी नाव को दूर छोड़ देते हैं और एक छोटी रबर बोट लेकर द्वीप की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे किनारे पर कदम रखते हैं, सब कुछ बदल जाता है। बाहर से सुंदर दिखने वाला वह द्वीप अंदर से पूरी तरह सुनसान होता है। वहाँ कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, बस कीचड़, सूनी जमीन और अजीब सी खामोशी। थोड़ी दूर उन्हें एक छोटी झोपड़ी दिखाई देती है। उन्हें लगता है शायद वहाँ कोई रहता होगा। वे काफी देर तक आसपास खोजते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। बेन कहता है कि अब वापस चलना चाहिए, लेकिन लॉरा थोड़ी और जगह देखने की जिद करती है। जैसे जैसे वे अंदर की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें पुराने और जंग लगे मशीनें दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कई साल पहले यहाँ कोई काम करता था, शायद वैज्ञानिक या कोई रिसर्च टीम। लेकिन अब सब कुछ छोड़ दिया गया होता है। काफी देर भटकने के बाद दोनों बैठ जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और बात करने लगते हैं। तभी बेन की नजर आसमान पर जाती है। अचानक मौसम बहुत तेजी से बदल रहा होता है। आसमान काला पड़ने लगता है। बेन तुरंत समझ जाता है कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। दोनों बिना समय गंवाए अपनी छोटी नाव की तरफ भागते हैं और बड़ी नाव तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे वापस पहुंच पाते, तूफान शुरू हो जाता है। बड़ी बड़ी लहरें उनकी नाव से टकराने लगती हैं। कुछ ही पल में नाव पलट जाती है और दोनों ठंडे पानी में जा गिरते हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। आगे बढ़ने के बजाय वे वापस उसी द्वीप की तरफ तैरने लगते हैं। जब तक वे किनारे तक पहुंचते हैं, वे पूरी तरह थक चुके होते हैं। उनके शरीर ठंड से कांप रहे होते हैं और डर साफ दिखाई देता है। द्वीप पर कोई सुरक्षित जगह नहीं होती। किसी तरह वे छोटी सी आग जलाते हैं और पूरी रात डर के बीच गुजारते हैं, बस जिंदा रहने की कोशिश करते हुए। सुबह होती है, लेकिन हालात बेहतर होने के बजाय और खराब हो जाते हैं। उनकी बड़ी नाव पूरी तरह गायब हो चुकी होती है। लॉरा तुरंत बेन से पूछती है कि क्या उसने नाव सही तरीके से बांधी नहीं थी, लेकिन बेन को पूरा यकीन होता है कि उसने सब ठीक किया था। दोनों समझ जाते हैं कि तूफान उनकी नाव को बहाकर ले गया। उम्मीद में वे द्वीप की सबसे ऊंची जगह पर चढ़ते हैं, ताकि शायद दूर कहीं नाव दिखाई दे जाए। लेकिन चारों तरफ सिर्फ समुद्र होता है, कहीं कुछ नजर नहीं आता। तभी उन्हें सच का एहसास होता है। वे इस द्वीप पर पूरी तरह फंस चुके हैं। आसपास कोई नहीं, मदद का कोई रास्ता नहीं। और तभी एक और बुरी खबर सामने आती है। उनकी छोटी नाव का ईंधन भी खत्म हो चुका होता है। इसका मतलब अगर वे यहाँ से निकलने की कोशिश भी करें तो उन्हें चप्पू चलाकर जाना होगा। लेकिन दूरी इतनी ज्यादा होती है कि यह लगभग नामुमकिन लगता है। सबसे पहले लॉरा इस सच्चाई को समझती है। वह बेन से कहती है कि ऐसे समुद्र में निकलना मौत को बुलाने जैसा होगा। अगर एक और तूफान आया तो वे बच नहीं पाएंगे। फिलहाल यही द्वीप उनका एकमात्र सहारा है। लेकिन यहाँ जिंदा रहना आसान नहीं होता। धीरे धीरे भूख लगने लगती है, फिर प्यास और कमजोरी उन्हें परेशान करने लगती है। दोनों अलग अलग दिशा में जाकर पूरे द्वीप को फिर से खोजना शुरू करते हैं, उम्मीद करते हुए कि शायद कुछ काम की चीज मिल जाए। काफी तलाश के बाद उन्हें एक मीठे पानी का स्रोत मिल जाता है। यह उनके लिए बहुत बड़ी राहत होती है। वे पानी पीते हैं, जो भी बर्तन मिलते हैं उनमें भरते हैं और तूफान के बाद पहली बार थोड़ा सुकून महसूस करते हैं। लेकिन सिर्फ पानी काफी नहीं होता, उन्हें खाने की भी जरूरत होती है। रात के समय वे मजबूरी में पत्ते खाकर पेट भरने की कोशिश करते हैं। उनके पास न फोन होता है, न रेडियो और न ही किसी से संपर्क करने का कोई तरीका। इसीलिए वे जमीन पर एक बड़ा SOS साइन बनाते हैं, ताकि अगर कोई जहाज या हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरे तो शायद उन्हें देख सके। लेकिन अंदर ही अंदर वे जानते होते हैं कि अब सब कुछ किस्मत पर टिका है। दिन गुजरने लगते हैं, फिर और दिन बीतते हैं। वे पुरानी मशीनों के हिस्सों से एक छोटा सा ठिकाना बनाते हैं। उन्हें एक डिब्बा भी मिलता है जिसमें वे पानी जमा कर सकते हैं। धीरे धीरे यह संघर्ष उनकी रोज की जिंदगी बन जाता है। अब उनका हर दिन सिर्फ एक ही चीज के लिए होता है, किसी तरह जिंदा रहना। हर दिन बेन और लॉरा खाने की तलाश में निकलते हैं, लेकिन ज्यादातर समय उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। कभी कुछ पत्ते मिलते, कभी थोड़ी बहुत चीजें, लेकिन जिंदा रहने के लिए इतना काफी नहीं होता। धीरे धीरे उनकी ताकत कम होने लगती है। फिर एक दिन उन्हें द्वीप पर कुछ ऐसा मिलता है जो उन्हें अंदर तक हिला देता है। वहाँ 3 कब्रें बनी होती हैं। इसका मतलब साफ होता है कि वे इस जगह पर फंसने वाले पहले लोग नहीं हैं। उनसे पहले भी कोई यहाँ आया था और शायद कभी वापस नहीं जा पाया। यह बात लॉरा को अंदर से तोड़ देती है। उसकी उम्मीद धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन बेन उसे संभालने की कोशिश करता है। वह बार बार कहता है कि उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। शायद किसी दिन कोई मदद जरूर आएगी, लेकिन सिर्फ उम्मीद से पेट नहीं भरता।
कई दिनों तक सही खाना न मिलने की वजह से लॉरा की हालत बिगड़ने लगती है। कमजोरी इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन वह अचानक गिर पड़ती है। बेन उसे उठाकर वापस उनके छोटे से ठिकाने तक लाता है। वह खुद को पूरी तरह बेबस महसूस करता है। अगली सुबह जब लॉरा की आंख खुलती है तो उसके अंदर कुछ बदल चुका होता है। वह साफ कहती है कि अब वे सिर्फ किसी के आने का इंतजार नहीं कर सकते। अगर जिंदा रहना है तो खुद कुछ करना पड़ेगा। यहीं से उनका संघर्ष और कठिन हो जाता है। लॉरा लकड़ियां उठाती है और उन्हें तेज बनाना शुरू करती है। अब वे शिकार करने वाले हैं। कुछ समय बाद दोनों अपनी छोटी नाव लेकर द्वीप के दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं। तभी उन्हें एक ऐसी चीज दिखाई देती है जो उन्होंने बहुत समय से नहीं देखी होती, जिंदगी। वहाँ पेंगुइनों का एक झुंड होता है। लॉरा उन्हें देखकर कुछ पल के लिए रुक जाती है। उसकी आंखों में राहत भी होती है और दर्द भी। वह समझ जाती है कि अब क्या करना पड़ेगा। उसने कभी किसी जानवर को नहीं मारा था। उसने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन अब हालात अलग होते हैं। यह सिर्फ खाना नहीं बल्कि जिंदा रहने की लड़ाई होती है। भारी मन और आंखों में आंसू लिए वे शिकार करते हैं और कई दिनों बाद पहली बार उन्हें ठीक से खाना मिलता है। धीरे धीरे उनकी जिंदगी थोड़ी संभलने लगती है। उनके पास पानी होता है, खाना होता है और अब वे इस जगह पर जीना सीख चुके होते हैं। लेकिन एक चीज अब भी उनके पास नहीं होती, घर लौटने का रास्ता। हर दिन वे समुद्र किनारे जाते हैं और दूर तक देखते रहते हैं। शायद कोई नाव दिख जाए, कोई जहाज या किसी इंसान की मौजूदगी का कोई निशान। लेकिन हर शाम वे निराश होकर लौट आते हैं। दिन बीतते हैं, फिर हफ्ते गुजरते हैं और धीरे धीरे महीने निकल जाते हैं। फिर एक दिन सब कुछ फिर बदल जाता है। वे हमेशा की तरह शिकार करने जाते हैं, लेकिन इस बार वहाँ कोई पेंगुइन नहीं होता। पूरा इलाका खाली होता है। उनका सबसे बड़ा सहारा अचानक खत्म हो चुका होता है। लॉरा के चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि अब वह टूट चुकी है। यह सिर्फ निराशा नहीं होती बल्कि उम्मीद खत्म होने का पल होता है। उसे वह पहला दिन याद आता है जब वे इस द्वीप पर फंसे थे और अब उसे लगता है कि वे फिर उसी डर और मजबूरी वाली जगह पर वापस आ गए हैं। इस बार लॉरा फैसला कर लेती है। वह बेन से कहती है कि अब उन्हें यहाँ से निकलना होगा। उन्हें छोटी नाव लेकर समुद्र में जाना चाहिए। शायद किस्मत उनका साथ दे और कोई उन्हें देख ले। लेकिन बेन तुरंत मना कर देता है। वह समझाता है कि खुले समुद्र में उनके पास कुछ नहीं होगा, न रास्ता, न दिशा, न कोई गारंटी कि वे बच पाएंगे। कम से कम इस द्वीप पर उनके पास पानी तो है। लेकिन लॉरा उसकी बात नहीं मानती। वह कहती है कि अगर धीरे धीरे यहीं मरना है तो ऐसी सुरक्षा का क्या फायदा। यहीं से दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगता है। रात के समय उनकी बहस जारी रहती है। तभी अचानक दूर समुद्र में एक रोशनी दिखाई देती है। दोनों तुरंत बाहर भागते हैं। उन्हें समझ आता है कि वह एक जहाज है, एक असली जहाज। उस पल उनकी सारी थकान और डर गायब हो जाता है। वे किनारे की तरफ दौड़ते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, हाथ हिलाते हैं, हर कोशिश करते हैं कि जहाज उन्हें देख ले। लेकिन दूरी बहुत ज्यादा होती है, कोई भी उनकी आवाज नहीं सुन पाता। जहाज धीरे धीरे दूर जाता रहता है और तभी हालात अचानक और गंभीर हो जाते हैं। बेन उस जहाज को देखता है और समझ जाता है कि शायद यही उनका आखिरी मौका है। वह बिना ज्यादा सोचे छोटी नाव की तरफ भागता है। जितना थोड़ा बहुत ईंधन बचा होता है वह सब नाव में डाल देता है। फिर इंजन चालू करके सीधे जहाज की तरफ निकल पड़ता है। लॉरा घबरा जाती है। वह उसे रोकने की कोशिश करती है, चिल्लाकर कहती है कि इतना ईंधन काफी नहीं होगा, वह बीच समुद्र में फंस जाएगा। लेकिन बेन कुछ नहीं सुनता। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात होती है, अगर अभी कोशिश नहीं की तो शायद फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। और फिर वह अंधेरे समुद्र में दूर निकल जाता है। लॉरा किनारे पर खड़ी बस उसे जाते हुए देखती रहती है। वह कुछ नहीं कर सकती। समय गुजरता है और वही होता है जिसका डर लॉरा को था। बीच समुद्र में नाव का ईंधन खत्म हो जाता है। नाव रुक जाती है। बेन जहाज के करीब तो होता है लेकिन इतना नहीं कि कोई उसे देख सके। जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है और उसी के साथ उनकी उम्मीद भी दूर चली जाती है। द्वीप पर लॉरा उसका इंतजार करती रहती है। एक दिन गुजरता है, फिर दूसरा, लेकिन बेन वापस नहीं आता। धीरे धीरे उसे सच समझ आने लगता है, शायद बेन अब कभी लौट कर नहीं आएगा। यह सोच उसे अंदर से तोड़ देती है। अब वह सच में अकेली रह जाती है। लेकिन इसके बावजूद वह हार नहीं मानती। वह जानती है कि अगर अब उसने उम्मीद छोड़ दी तो सब खत्म हो जाएगा। कुछ और दिन गुजरते हैं। फिर एक सुबह अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। पहले तो लॉरा को यकीन ही नहीं होता। वह धीरे से दरवाजा खोलती है और सामने बेन खड़ा होता है। वह जिंदा होता है लेकिन बहुत बुरी हालत में। उसका शरीर घावों से भरा होता है। उसका पैर बुरी तरह घायल हो चुका होता है। लॉरा उसे देखकर हैरान रह जाती है। बेन दर्द में उसे बताता है कि वह जहाज तक कभी नहीं पहुंच पाया। ईंधन खत्म होने के बाद समुद्र की लहरों ने उसे चट्टानों से टकरा दिया। नाव टूट गई और उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। पूरे 4 दिन तक वह खुद को घसीटता रहा, कभी रेंगकर, कभी रुककर, लेकिन किसी तरह वह वापस लौट आया। अब उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उसका पैर लगातार खून बहा रहा होता है। कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाई नहीं। ऐसे में लॉरा को खुद कुछ करना पड़ता है। वह हिम्मत जुटाती है और उसके घाव को खुद सिलने का फैसला करती है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि बेन तुरंत बेहोश हो जाता है। यहीं से सब कुछ फिर बदल जाता है। अब बेन की जिंदगी पूरी तरह लॉरा के हाथों में होती है। लॉरा रोज उसकी देखभाल करती है, खाना ढूंढती है, पानी लाती है और उसे जिंदा रखने की पूरी कोशिश करती है। धीरे धीरे बेन की हालत सुधरने लगती है। समय बीतता रहता है। 1 महीने से भी ज्यादा गुजर जाता है। वे अब भी उसी द्वीप पर फंसे होते हैं। अब भी जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी एक नया खतरा सामने आता है। सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है। हवा बेहद ठंडी हो जाती है। पूरा द्वीप जमने लगता है। लॉरा समझ जाती है कि अगर वे यहाँ और रुके तो ठंड उन्हें खत्म कर देगी। इसलिए वह फैसला करती है कि अब यहाँ से निकलना होगा। लेकिन बेन अब भी बहुत कमजोर होता है।
वह कहता है कि वह इतना लंबा सफर नहीं कर पाएगा। लॉरा उससे बहस नहीं करती क्योंकि अंदर ही अंदर वह पहले ही फैसला कर चुकी होती है। लॉरा समझ चुकी होती है कि अब इंतजार करने से कुछ नहीं बदलेगा, इसलिए वह अकेले जाने का फैसला करती है। वह चुपचाप तैयारी करने लगती है क्योंकि उसे पता होता है कि शायद यह उसकी आखिरी कोशिश हो सकती है। वह जितना थोड़ा बहुत खाना और पानी बचा होता है उसे इकट्ठा करती है। कुछ सामान बेन के लिए छोड़ देती है ताकि उसके पास भी जिंदा रहने का सहारा रहे। फिर बिना किसी शोर के, बिना कुछ कहे वह अकेली निकल पड़ती है। उसके पास कोई साफ रास्ता नहीं होता, न ही यह भरोसा कि उसे मदद मिलेगी। बस एक ही मकसद होता है, किसी तरह मदद ढूंढनी है। लेकिन सफर शुरू होते ही मुश्किलें सामने आने लगती हैं। ठंड बेहद खतरनाक होती है। हर कदम के साथ उसका शरीर कमजोर पड़ने लगता है। पहला दिन गुजर जाता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। दूसरा दिन भी बीत जाता है, फिर भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। तीसरे दिन तक उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। वह पूरी तरह थक जाती है। उसका शरीर अब पूरी तरह जवाब देने लगता है। एक वक्त पर वह बर्फ में गिर जाती है और हिल भी नहीं पाती। ऐसा लगता है जैसे अब सब खत्म हो गया है। वह वहीं लेटी रहती है, बस खाली नजरों से आसमान देखती है, मानो अब आगे कुछ बचा ही नहीं। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आती है, अगर वह यहाँ मर गई तो बेन भी नहीं बचेगा। यही सोच उसे वापस खींच लाती है। वह अपनी बची हुई आखिरी ताकत इकट्ठा करती है और किसी तरह खुद को उठाती है। फिर कदम दर कदम बहुत मुश्किल से आगे बढ़ने लगती है। शरीर टूट रहा होता है लेकिन वह रुकती नहीं। और फिर दूर उसे कुछ दिखाई देता है, एक छोटा सा लाल रंग का भवन। पहले तो उसे यकीन ही नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वह करीब जाती है साफ हो जाता है कि वह एक रिसर्च स्टेशन है। वह आखिरी ताकत लगाकर अंदर भागती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है। एक पल के लिए उसे लगता है जैसे यह भी कोई मजाक हो, लेकिन फिर उसकी नजर चारों तरफ जाती है। वहाँ खाना, गर्म कपड़े, बिस्तर, कंबल और हीटर होता है, यानी हर वो चीज जो उन्हें इतने दिनों से चाहिए थी। वह पहली बार ठीक से खाना खाती है, अपने शरीर को गर्म करती है और धीरे धीरे उसकी हालत थोड़ी संभलने लगती है। थोड़ी ताकत वापस आने के बाद वह फिर से पूरे स्टेशन को देखती है और उसे कुछ बहुत जरूरी चीज मिलती है, एक स्नो स्लेज और एक नक्शा। यही उनका बाहर निकलने का रास्ता होता है। वह बिना समय गंवाए सामान इकट्ठा करती है, स्लेज तैयार करती है और तुरंत बेन को बचाने के लिए वापस निकल पड़ती है। वापसी का सफर भी आसान नहीं होता, लेकिन अब उसके पास एक मकसद होता है। जब वह वापस द्वीप पर पहुंचती है तब तक रात हो चुकी होती है और तभी उसे सबसे बड़ा झटका लगता है। उनका ठिकाना पूरी तरह टूट चुका होता है। एक भयंकर तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया होता है। कुछ पल के लिए उसका दिल रुक सा जाता है। वह चारों तरफ देखती है, बेन को ढूंढती है, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं होता। सबसे बुरा शक उसके दिमाग में आता है, शायद बेन अब नहीं बचा, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं होती। वह मलबे के बीच उसे ढूंढना शुरू करती है, टूटे हुए हिस्सों को हटाती है और उसका नाम पुकारती है और फिर उसे वह मिल जाता है। बेन मलबे के नीचे दबा होता है, उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा, बिल्कुल बिना हिले, कोई प्रतिक्रिया नहीं। लॉरा एक पल भी नहीं सोचती, वह पूरी ताकत से उसे बाहर निकालती है, स्लेज पर लिटाती है और तुरंत रिसर्च स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ती है। अब हर सेकंड बहुत कीमती होता है। जब वह वापस स्टेशन पहुंचती है तो वह जल्दी से बेन के गीले कपड़े उतारती है, हीटर चालू करती है, उसे गर्म कपड़ों में लपेटती है और बस इंतजार करती है। सेकंड मिनट जैसे लगते हैं और मिनट घंटों जैसे, लेकिन धीरे धीरे बेन के शरीर में हलचल शुरू होती है, उसमें जान वापस आने लगती है और फिर वह अपनी आंखें खोलता है, जिंदा। बेन चारों तरफ देखता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। गर्मी, खाना, सुरक्षित जगह, सब कुछ उसे सपने जैसा लगता है। लेकिन लॉरा उसे गले लगा लेती है और कहती है कि यह सच है, अब वे सुरक्षित हैं। पहली बार इतने लंबे समय बाद उनके पास एक सुरक्षित जगह होती है, गर्माहट होती है, खाना होता है और सबसे बड़ी बात, अब उन्हें हर पल जिंदा रहने की जंग नहीं लड़नी पड़ती। वे मुस्कुराते हैं, यहाँ तक कि थोड़ा हंसते भी हैं, क्योंकि उन्होंने हर मुश्किल को पार कर लिया होता है। कुछ शांत दिन बीतते हैं और फिर वह पल आता है जिसका वे इतने समय से इंतजार कर रहे थे, एक जहाज। लेकिन इस बार वह गुजरता नहीं है, वह सीधे स्टेशन पर आता है। एक रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँचती है और आखिरकार वे दोनों बचा लिए जाते हैं। हर वो पल जब लगा था कि अब सब खत्म हो जाएगा, उन्होंने साथ मिलकर उसे पार कर लिया। और इसी एहसास के साथ कहानी खत्म होती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर इंसान हार न माने तो बचने का रास्ता हमेशा कहीं न कहीं मिल ही जाता है।